नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से भारत का भूगोल से संबंधित टॉपिक आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हों जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों देख ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों से संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। मानसरोवर झील यानी तिब्बत में है मानसरोवर झील, उसमें 3 नदियों का उद्गम हुआ है। एक है ब्रह्मपुत्र, इसको सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में आकर इसका नाम जैसे भारत में प्रवेश करती है उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और एक नदी निकलती है सतलज नदी और एक सिंध नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां लोहित और सुबनसिरी हैं। मानस नदी की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं दिहांग, कमेंग, लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र और सिंध। ये मानसरोवर झील से निकली हैं। दक्षिण भारत की नदियां पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। कथन ए और आर दोनों सही हैं, अर्थात आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण नर्मदा और ताप्ती नदियां भी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदी बड़ी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। यह एक रेखीय विभ्रंश है, रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नर्मदा घाटी निम्न पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, वह है विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। ए गलत है परंतु आर सही है। यह नर्मदा नदी एक मुहाने से होकर बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं कौन कौन सी हैं? ये नर्मदा, तापी, पेरियार। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है इसमें है ताप्ती।
राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोबरा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है, यानी राजनंदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी निकलती है, एक निकलती है महानदी। 3 नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी का उदाहरण है भ्रंश घाटी। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यानी नर्मदा नदी। सतलज और ये दोस्तों यानी विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है, इसलिए यानी भ्रंश घाटी नाम दिया गया है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज के बीच से बहती है। पश्चिम वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तब ताप्ती सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदी है कावेरी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में ये कृष्णा नदी का विवाद है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया जाता है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, कावेरी, तापी और महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, ये तापी नदी एस्चुरी बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? यानी स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र है। ये वृक्षनुमा, ये है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती है वो है महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदी जिसके घाटों में जल का अभाव है। साबरमती और ताप्ती के घाटों में जल का अभाव है। वह स्थान जहां भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी होती है मिलती हैं और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ये अमरकंटक से सोन नदी निकलकर ये चली जाती है गंगा नदी में मिलती है। एक नर्मदा नदी है, यहाँ से दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। एक ये माही नदी है, माही नदी, तो ये अरब सागर में गिरती है और ये गंगा में मिलकर ये भी दोस्तों बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं और ये महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। केरल में पूर्व की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में
पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी, माही। नर्मदा, तापी, माही। नर्मदा महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती और प्रणहिता एवं पेन्नेर नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्रणहिता। अन्य नदियां। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है यानी कोयना, यरला, डीना, वर्णा, घाट, प्रभा आदि ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? सहडोल जिले में अमरकंटक से। सहडोल जिले में अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। दामोदर नदी से निकाली गई नहर। दामोदर नदी से निकाली गई नहर यानी एडन नहर। एडन नहर दामोदर सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है यानी दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है ये कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ये कच्छ में जाकर क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। माही, घाघरा और नर्मदा कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदियां हैं कोसी नदी। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों में नहीं है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है। त्रिवेणी नदी में पानी आता है दोस्तों गंडक नदी का। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी यह है कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की नदियों स्फीति, सतलज, श्योक, जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम है श्योक, जास्कर, स्फीति, सतलज। श्योक, जास्कर, स्फीति, सतलज। संथाल परगाना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है ये मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन, बेतवा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन, बेतवा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी
परियोजना लागू की गई वह स्थित है बेतवा नदी पर। वह स्थित है बेतवा नदी पर। कथन है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है ये बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलज यानी मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? यानी तिब्बत से, भारत में नहीं हुआ है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र। सही सुमेलित करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यानी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी यानी सहायक नदी है मंजरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोस नदी सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है वो माही नदी है। ये नदी माही है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है बिहार झील। अब बात करते हैं दोस्तों नदियों के किनारे पर स्थित नगर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बैतूल, बैतूल ताप्ती नदी और जगदलपुर इंद्रावती। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कटक माही नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। एक बार फिर देखते हैं, बैतूल ताप्ती नदी के किनारे और जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। अब बात करते हैं दोस्तों, गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। प्रपात एवं झीलें, प्रपात एवं झीलें। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर। जलप्रपात और नदी। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ये शरावती नदी पर है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है यह है दोस्तों चित्रकूट प्रपात जलप्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूधसागर जलप्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी नोह कालीकई मेघालय। नोह कालीकई मेघालय। कुंजिकल जलप्रपात की ऊंचाई सबसे ऊंची है 455 मीटर। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो स्थित है कृत्रिम झील, जो है कृत्रिम झील।
चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट यानी ओडिशा। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ है? स्थित है मणिपुर में। कटक कटक लोकटक यानी मणिपुर में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील। फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। नक्की झील स्थित है राजस्थान में। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। असम में अवस्थित झील कौन कौन सी है? चंपनाला। रहस्यमयी झील का कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील में। रूपकुंड झील में। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर। अष्टामुंडी झील कहाँ स्थित है? केरल में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में। सूरजकुंड झील हरियाणा में। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों जलवायु यानी मानसून पर। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरब सागर से। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। इसमें कथन है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी की तरह है, कारण वो उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीचों बीच अवस्थित है। ए सही है और आर गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है यह है दोस्तों केरल। ये हमारा भारत है, ये है केरल, ये है तमिलनाडु और ये अरब सागर से मानसून उठता है दोस्तों। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? केरल में। कहाँ पहुँचेगा दोस्तों? केरल में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण कहते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। उपरोक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के। भारत का सबसे सूखा स्थान है यानी लेह लद्दाख। भारत के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है दोस्तों भारत। तापमान परिवर्तन 25 डिग्री से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान। दोनों कथन सत्य हैं। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृद्धि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में। अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही कथन। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें कहलाती हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन
वर्षा होने वाली आर्द्र वायु सहितियाँ यानी पछुआ हवाओं के भाग हैं। वर्षा, बात करते हैं दोस्तों वर्षा। वर्षा भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। सिक्किम में ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। अजमेर और शिलांग। अजमेर और शिलांग एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसतन वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र कौन सा है? चेन्नई। भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता, दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। मैंगो शॉवर यानी आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता यानी मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है। चेन्नई में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र व मेघालय। भारतवर्ष में वर्षा का अधिकांश अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वह जल प्रबंध युक्त जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। वर्षा के जल का संचयन। भारत में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू एवं कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक बढ़ता है यानी 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोत्रा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है यानी 24 घंटे से में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण है गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेंगी। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। सुमेलित करना है। कोलकाता की अपेक्षा अक्षांश चेन्नई अधिक गर्म है। हिमालय में हिमपात, यह है दोस्तों तुंगता। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते वर्षा कम होती है समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में पश्चिमी दाब। शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों में 7 राज्य। कथन: भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है।
आर ए दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से मैं जो है आपकी सेवा करता रहूँगा। अब मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।